व्हाट्सअप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित। आज का ये होने वाला है एपिसोड 2 ऑफ आवर न्यू सागा फ्रॉम एगोन द थर्ड की स्टोरी लाइन। और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही स्पाइसी रोमांस को। तो दिल थाम के बैठिए, आज हम वापस उस तरह के एपिसोड में जाने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी राइड। आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर अडो, लेट्स डाइव इनटू इट। एगोन द यंगर अभी तक ऑफिशियली किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन बना नहीं था, बट फिर भी उसके लिए वुल्फ ऑफ द नॉर्थ लॉर्ड क्रेगन स्टार्क एज अ हैंड किंग्स लैंडिंग के रेड किप में से पूरे वेस्टरोस पर रूल करने लगे थे। लॉर्ड क्रेगन यही चाहते थे कि एगोन द थर्ड का जो भी रूल शुरू होगा वो एकदम सेफ एंड सिक्योर शुरू हो, और उसके पहले जितने भी कमीने इंसान किंग्स लैंडिंग में और खास करके रेड किप में मौजूद है उनको खत्म किया जाए। इसी वजह से तो लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने पूरे ग्रीन्स के काउंसिल को और इवन लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को अभी डंजन में डाल दिया था। तो ये सब जब एक्चुअली शुरू था तभी लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने मशरूम को जेल में नहीं डाला था। मशरूम अभी भी रेड किप के दरबार में यहाँ वहां पर घूमते ही रहता और वो बराबर से देखता कि लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने क्या किया और पूरे रेल्म में क्या हो रहा है। और उसी के नजरिए से हमें आज के इस एपिसोड में कई सारी चीजें पता चलने वाली है। मशरूम ने सबसे पहले तो देखा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स किंग्स लैंडिंग में हो चुके थे जिन्हें कितने अच्छे से लॉर्ड क्रेगन स्टार्क सॉल्व करे जा रहे थे। बट फिर भी जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो रहे थे, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इश्यूज क्रेगन स्टार्क के लिए हो रहे थे, उन सभी इश्यूज को सॉल्व किया था कुछ औरतों ने। मशरूम कहता है कि अगर लैड्स हो, लॉर्ड क्रेगन स्टार्क हो, या फिर उनके यही कुछ छोटे मोटे लॉर्ड्स इस समय पर जो रेड किप में मौजूद थे वो हो, अगर वही काम करते रहते तो ये वॉर कंटिन्यू रहता और मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो सकता था। बट इस पूरे वॉर को ऑफिशियली खत्म करने का काम किया कुछ औरतों ने। मशरूम ने कहा है, इट वॉज विमेन जिनके वजह से वॉर एक्सटेंड होने से टला। इट वॉज विमेन हु मेड द पीस, ब्लैक एली, द मेडन ऑफ द वेल, द 3 विडोज, द ड्रैगन ट्विंस। इट वॉज देम जिन्होंने खून खराबे को खत्म किया, और ये चीज उन्होंने तलवारों से और जहर से नहीं की, बल्कि उन्होंने ये किया रेवंस वर्ड्स एंड किसेस से। इट वॉज विमेन हु ब्रॉट द ब्लडशेड टू एन एंड, एंड इट वॉजंट विथ स्वॉर्ड्स और पॉइजन, बट इट वॉज विथ रेवंस वर्ड्स एंड किसेस। तो मशरूम के मुताबिक ऐसी कुछ औरतें रही थी जिनके रेवंस वर्ड्स एंड किसेस की वजह से आगे का वॉर एक्सटेंड होने से टला और बहुत बड़ा ब्लडशेड होने से रुका। अभी इसमें रेवंस और वर्ड्स का यूज करके वॉर रोकने वाली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैडएस औरतें जरूर थी, बट उसी के साथ साथ किसेस का यूज करने वाली एक सिडक्टिव हसीना भी हमें जानने मिलेगी। तो चलो जानते हैं इन सभी विमेन के बारे में। इन औरतों में सबसे पहली होती है जेसन लैनिस्टर की विधवा, यानी विडो ऑफ कैसरली रॉक, वन ऑफ द कूलेस्ट लेडी ऑफ आवर स्टोरी, जोहाना लैनिस्टर। तो अभी इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कॉर्लिस वेलेरियन ने एक्चुअली सबसे पहले सब जगह पर रेवंस भेजे थे और सभी लॉर्ड्स के सरेंडर की मांग की थी। तो अभी ये रेवन कैसरली रॉक पर आता है और उस रेवन के रिप्लाई में क्या करना है इसका डिसीजन अभी यहां पर जोहाना लैनिस्टर को लेना था। जोहाना लैनिस्टर सभी चीजों के बारे में अच्छे से सोचती है और वो एक लैनिस्टर सील का बना हुआ रिप्लाई अपने एक फास्टेस्ट रेवन के जरिए किंग्स लैंडिंग में भेजती है। तो अभी ये जो भी रिप्लाई किंग्स लैंडिंग में आया था वो जोहाना लैनिस्टर ने दिया, और वो रिप्लाई देने का अधिकार उसके पास में एज अ लेडी ऑफ कैसरली रॉक करके था। बट ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन तो ये है कि उसका हस्बैंड जेसन लैनिस्टर पहले एक बैटल में मारा गया है, और उसका इस समय पर जो बेटा है वो लोरियन लैनिस्टर इस समय पर सिर्फ 4 साल का था। तो ऑब्वियसली उसी वजह से लोरियन लैनिस्टर के बिहाफ में उसकी माँ जोहाना लैनिस्टर इस समय पर लेडी ऑफ कैसरली रॉक बन चुकी थी। लेडी जोहाना लैनिस्टर इस समय पर पूरे वेस्टरलैंड्स पर कैसरली रॉक के तख्त पर से रूल करने लगी थी, और ऐसा करने में उसके पिता रोलैंड वेस्टरलिंग का उसे काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था। तो ये जो छोटा लोरियन है वो एक्चुअली इस समय पर जोहाना का सबसे छोटा बेटा है, और उसके पहले उसे 4 बेटियां भी हुई थी। तो लोरियन से बड़ी उसकी 4 बहनें थी, एंड सबसे लास्ट में 5वां आता है ये छोटा लोरियन
लैनिस्टर। तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का किंग्स लैंडिंग में से कैसरली रॉक को रेवन जैसे ही आया, उसके कुछ ही दिनों के बाद में लेडी जोहाना ने जो लेटर भेजा उसमें लिखा था, डियर लॉर्ड कॉर्लिस, वेस्टरोस के अभी कई इलाकों में वॉर जरूर खत्म हो गया है, बट वेस्टरलैंड्स में हम अभी भी बड़े प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। अभी इस समय पर भी लिटरली हर हफ्ते आयन आइलैंड्स का लॉर्ड रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय बार बार वेस्टरलैंड्स के कोस्टल इलाकों में हमला करता है। कई बार रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय खुद कुछ फ्लीट को लेके आता है, तो कई बार उसके सपोर्टर्स वेस्टरलैंड्स के कोस्टल इलाकों में अटैक करते हैं। इसके पहले भी लॉर्ड डाल्टन ग्रेजॉय ने 2 बार लैनिस्पोर्ट पे हमला किया और यहाँ पर उसने काफी लूटमार मचाई थी। रिसेंटली उस कमीने डाल्टन ग्रेजॉय ने हमारे साथी हाउस फार्मान के फेयर कैसल को एकदम बुरी तरीके से सीज किया। तो एज अ लेडी ऑफ कैसरली रॉक इस समय मेरे निशाने पर रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय है और उससे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो लॉर्ड कॉर्लिस, मैं इस समय पर आयरन थ्रोन से कोई भी बैटल करना नहीं चाहती। हमें रेनिरा और डेमोन का बेटा एगोन राजा बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लैनिस्टर्स ऑफ द कैसरली रॉक और पूरा वेस्टरलैंड्स एगोन द थर्ड को राजा मानता है और हम खुद रेड कीप में आके उसके सामने उसके कोरोनेशन में बेंड नी करेंगे। और हाँ, हम आते आते आयरन थ्रोन का सभी सोना और मेरी खुद के 2 बेटियों को रेड कीप में रहने लाऊंगी एज अ प्रॉमिस दैट लैनिस्टर्स विल सपोर्ट एगोन द थर्ड टारगेरियन। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दोनों प्रिंसेस डॉटर्स हमारे होने वाले नए क्वीन जहेरा के काफी अच्छे कंपेनियन साबित होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो भी ये कहा वो लैनिस्टर्स के इस समय के लॉयल्टी और फ्यूचर के लॉयल्टी को अच्छे से साबित करता है। एज लेडी ऑफ कैसरली रॉक, 7 भगवानों को साक्षी मानकर मैं इन सभी चीज़ों का करने का आपको प्रॉमिस करती हूँ, बट इसमें मेरी खुद की भी 2 शर्तें हैं। सबसे पहला, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे देवर जी टाइलैंड लैनिस्टर को सेफली रिहा करो, उन्हें फुल पार्डन दिया जाए। मेरे देवर टाइलैंड लैनिस्टर पर पहले ही बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, तो प्लीज़ माय लॉर्ड, होने वाले राजा एगोन द थर्ड को बताए कि उनके ऊपर रहम खाए। हैव मर्सी ऑन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर। देन माय लॉर्ड, मेरी आपसे सेकंड गुजारिश है कि आप प्लीज रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय को पूरी तरीके से शांत रहने के लिए कहिए। उसे समझाइए कि वो वेस्टरलैंड्स में इस तरीके से अभी अटैक नहीं कर सकता। उसे बताए कि उसने जितना भी सोना लेके गया है वो मत लौटाए, बट वो जो भी औरतों को यहाँ से उठा के लेके गया है उन्हें लौटाया जाए। और अगर वो वैसा नहीं करता तो प्लीज माय लॉर्ड, हमारे लिए यहाँ पर कुछ मदद भेजिए। तो ये एक लंबा लेटर लेडी जोहाना लैनिस्टर ने कॉर्लिस वेलेरियन को भेजा था, बट ये लेटर एक्चुअली ओपन किया लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने। तो ये लेटर पढ़ के एक्चुअली लॉर्ड क्रेगन स्टार्क काफी खुश होते हैं कि एक जगह से एटलीस्ट वेस्टरलैंड से पूरी तरीके से बेंड नी होने का प्रॉमिस आ चुका है, तो अभी क्रेगन स्टार्क को वहां पे जाके वॉर करने की जरूरत नहीं थी। बट अभी भी कुछ रीजन्स को लेके क्रेगन स्टार्क को वॉर करना था और वो उसके प्लानिंग में जरूर था, बट देन उन रीजन्स में से भी कुछ सरेंडर सामने आते हैं एंड फर्स्ट ऑफ दैट वाज लेडी एलेंडा बराथियन। तो लेडी एलेंडा का भी मामला एग्जैक्टली लेडी जोहाना के तरह था। लेडी एलेंडा के हस्बैंड यानी कि लॉर्ड बोरोस बराथियन एक बैटल में मर गए थे, तो उसी वजह से एज अ रीजेंट लेडी वो इस समय पर स्टॉर्म्स एंड पर रूल कर रही थी। तो यहाँ पर एक ये अभी बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था, जैसे कि मैंने कहा कि लेडी एलेंडा और लेडी जोहाना की किस्मत थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो लेडी जोहाना के तरह ही लेडी एलिंडा की भी पहली 4 बेटियां होती है एंड देन 5th उसे एक सन होता है जिसका नाम है रॉयस बराथियन। इस समय पर रॉयस बराथियन हार्डली 1 महीने का ही था एंड ही इज गोइंग टू बी फ्यूचर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्सएंड। तो वो जब लॉर्ड बनेगा तभी वो बनेगा ही, बट उसके पहले इस समय पर लेडी एलिंडा बराथियन स्टॉर्म्सएंड पर रूल कर रही है। और वो भी जैसे ही कॉर्लिस वेलेरियन का लेटर आता है तो वो भी डिसाइड करती है कि वो इस समय पर
पीस चाहती है, वो इस वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जैसे हमने जोहाना के बारे में जाना कि उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पिता रोलैंड वेस्टरलिंग वहां पर थे, वैसे ही यहाँ पर लेडी एलेंडा बराथियन को सपोर्ट करने के लिए उसके पिता लॉर्ड रॉयस कैरन यहीं पे थे। वो दोनों मिलके एक मैसेज को अच्छे से लिखते हैं और उस मैसेज में एग्जैक्टली वही चीजें थी जो लेडी जोहाना के लेटर में थी। लेडी एलेंडा बराथियन ने भी कॉर्लिस वैलेरियन को इस लेटर में सीधा बता दिया था कि स्टॉर्मलैंड्स पूरी तरीके से एगोन द थर्ड के सामने सरेंडर करने के लिए रेडी है। स्टॉर्मलैंड्स का पूरा रीजन किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन के सामने बेंड नी जरूर करेगा। यहाँ पर बस वो एक ही बात आगे लिखती है कि बॉय किंग एगोन द थर्ड के कोरोनेशन में वो खुद नहीं आ सकती क्योंकि इस समय पर वो थोड़ी सी वीक महसूस कर रही है। उसकी प्रेगनेंसी काफी डिफिकल्ट रही थी एंड शी इज बेड रिडन। तो इसी वजह से इस मैसेज में लेडी एलिंडा कहती है कि मैं खुद तो नहीं आ पाऊंगी बट उसके पिता रॉयस कैरन किंग्स लैंडिंग में आएंगे और रेड किप में ऑन बिहाफ ऑफ पूरा स्टॉर्मलैंड्स वो बेंड नी करेंगे। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि उसकी 3 बेटियां कैसेंड्रा, फेरिस एंड मैरिस को भी भेजा जाएगा एज अ लेडीज इन वेटिंग एंड कंपेनियंस फॉर न्यू क्वीन जहेरा। देन लास्टली लेटर में लेडी एलेंडा प्रॉमिस करती है कि उसके पिता रॉयस कैरन लेके आएंगे एक प्रीशियस चार्ज यानी कि रेल्म की होने वाली क्वीन जहेरा। लेडी एलेंडा कॉर्लिस को यकीन दिलाती है कि जहेरा उसकी बहुत ही अच्छी वार्ड रही थी और वो पूरे रेल्म की अच्छी क्वीन बनेगी। तो वो इस लेटर में फाइनल प्रॉमिस करती है दैट द बराथियंस विल ब्रिंग ब्राइड फॉर द न्यू बॉय किंग एगोन द थर्ड। तो ये सब कुछ वहां पर स्टॉर्म्स एंड पर होता है बट इन सभी चीजों को देखकर कसांड्रा बराथियन बहुत ही ज्यादा रोने लग गई। इफ यू रिमेंबर तो Cassandra Baratheon was supposed to be the Queen of Seven Kingdoms as a wife of Aegon the Second Targaryen, but यहाँ पर ऐसा कुछ अभी नसीब घूम गया कि Cassandra Baratheon को रानी नहीं बल्कि एक रानी का उसे अभी लेडी ऑफ वेटिंग बनना पड़ रहा था। तो कहा जाता है कि Cassandra Baratheon बहुत ही ज्यादा Storm's End पर रोई थी। तो एनीवेज अभी ये तो हुआ Storm's End पर, बट अभी इसके बाद हम चलते हैं ओल्ड टाउन को। तो 2 विधवाओं के सरेंडर के बाद में लास्ट रिस्पॉन्स किंग्स लैंडिंग में आया था ओल्ड टाउन से, और ये कहानी मतलब एकदम ही गर्मा गर्म अलग लेवल की स्पाइसी स्टोरी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओल्ड टाउन का हाउस हाईटॉवर मतलब ग्रीन्स का सबसे बड़ा सपोर्टर और पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस हाईटॉवर के मैसिव आर्मी के वजह से ही ये वॉर काफी लंबा चला। इवेंचुअली ग्रीन्स इस वॉर को हारे थे बट फिर भी ऐसा नहीं था कि हाई टॉवर्स कंप्लीटली तबाह हो गए थे। सेकेंड बैटल ऑफ द टम्बलटन को हारने के बाद में एक्चुअली हाई टॉवर्स के कुछ छोटी मोटी आर्मी बाकी रही थी और उस बचे कुचे आर्मी ने ओल्ड टाउन के तरफ वापस रिट्रीट किया था। हमें तो पता ही है कि हाउस हाई टॉवर मतलब अभी भी ग्रीन्स के लिए एकदम फियर्सली लॉयल था और वो आज भी उनके राजमाता एलिसेंट हाई टॉवर के लिए जान कुर्बान करने के लिए रेडी थे। हाउस हाई टॉवर की आर्मी वैसे तो काफी हद तक अभी तबाह हो चुकी थी बट उनके पास इतना पैसा और पावर थी कि वो एसोस में से 1 लाख के ऊपर की आर्मी बाय कर सकते थे। वैसे ही उनके पास अभी भी कई सारे बड़े बड़े वॉरशिप्स बाकी थे क्योंकि हाउस हाई टॉवर ने अभी तक उन्हें यूज ही नहीं किया था। उसी में उनकी हाउस रेडविन से भी काफी अच्छी दोस्ती थी। तो अगर हाउस रेडविन और हाउस हाई टॉवर अपने पूरे फ्लीट को एक साथ जोड़ते हैं तो वो फ्लीट इवन वेलारियन फ्लीट को भी टक्कर दे सकती थी। तो ग्रीन्स के साइड में से अभी भी हाउस हाई टॉवर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम थे और उसी में हाउस हाई टॉवर के पास में अभी भी 1/4 ऑफ द क्राउन्स गोल्ड मौजूद था और ये आयरन थ्रोन का गोल्ड इस समय हाउस हाई टॉवर के कैसल हाई टॉवर में एक जगह पर रखा गया था। तो अभी सिनेरियो ऐसा हुआ था कि अगर हाउस हाई टॉवर चाहे
तो वो बस अपने अकेले के दम पर भी छोटे मोटे बैनरमैन के साथ मिलकर अभी भी ब्लैक्स के आर्मीज को कड़ी टक्कर दे सकते थे। और यही चीज लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर का बड़ा बेटा न्यू लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन लाइनल हाईटॉवर करना भी चाहता था। ऑब्वियसली उसके पिता ऑरमुंड हाईटॉवर को बैटल में मारने के वजह से लाइनल हाईटॉवर को ब्लैक्स का बहुत ही गुस्सा था और वो सिर्फ और सिर्फ एलिसेंट हाईटॉवर के लिए इस वॉर को कंटिन्यू रखना चाहता था। जैसे ही लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का रेवन ओल्ड टाउन में हाईटॉवर कैसल में आता है तो उस रेवन के मैसेज को पढ़ते ही लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर ने उस पूरे मैसेज को फाड़ दिया। उसे ये चीज हजम ही नहीं हो रही थी कि हाईटॉवर किंग्स लैंडिंग में जाके ब्लैक्स किंग एगोन द थर्ड को किंग मानकर उसके सामने बेंड नहीं करेंगे। उसे अभी भी ब्लैक्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसी वजह से वो बिल्कुल भी सरेंडर करना नहीं चाहता था। बट सिर्फ एक रात के बाद में अगले दिन सुबह ही लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर किंग्स लैंडिंग में रेवन भेजता है जिसमें पूरी तरीके से ओल्ड टाउन का सरेंडर लिखा गया था। तो ऐसा एग्जैक्टली क्या हो गया जो ये न्यू लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन डायरेक्टली सरेंडर करने के लिए राजी हुआ? तो वो जानना है तो थोड़ा सा हमें ये हाईटॉवर्स का फैमिली ट्री देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर एक्चुअली लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन रहे थे जिन्होंने ग्रीन्स के आर्मी को अलग अलग बैटल्स में कमांड किया था। तो ये जो लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर थे उनकी एक्चुअली एक पहले वाइफ होती है और उस वाइफ से उन्हें टोटल 4 बच्चे हुए। अभी बुक में भी उस वाइफ का नाम तो नहीं लिखा गया है बट ऑरमुंड और लेडी ऑफ ओल्ड टाउन के टोटल 4 बच्चे हुए और उन चारों के नाम है। सबसे पहले उन्हें 115 एसी में लाइनल नाम का एक बेटा होता है, देन 118 एसी में मार्टिन नाम का बेटा हुआ, देन 122 एसी में गारमुंड नाम का बेटा हुआ एंड लास्टली 125 एसी में उन्हें एक खूबसूरत बेथनी नाम की बेटी हुई। तो ऐसे 4 बच्चे लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर और उनके बीवी को हुए थे और ऑब्वियसली उनका फर्स्ट बॉर्न सन यानी कि लाइनल हाईटॉवर आगे चल के लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन बनेगा। तो ये 4 बच्चे तो ऑरमुंड हाईटॉवर को हुए बट जब बेथनी हाईटॉवर का जन्म हो रहा था तभी ऑरमुंड के वाइफ का देहांत हो गया। अगले 3 सालों तक लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर वैसे सिंगल ही थे और उन्होंने सोचा कि वो कभी शादी नहीं करेंगे बट 3 साल के बाद में 128 एसी में लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर किसी फंक्शन में जाते हैं और उनकी नजर वहां पर पड़ी समांथा टार्ली पर। इस फंक्शन में समांथा टार्ली ने ऑरमुंड हाईटॉवर पर ऐसा कुछ सिडक्शन करके जादू कर दिया कि ऑरमुंड हाईटॉवर उसके पीछे पागल हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे सीधा उसे इम्प्रेस करना चाहा और इवेंचुअली उन्होंने उसके पिता लॉर्ड डोनाल्ड टार्ली से उनके बेटी का यानी कि समांथा का हाथ मांगा। अभी लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर मतलब पूरे रीच के इलाके का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो ऑब्वियसली लॉर्ड डोनाल्ड टार्ली इस रिश्ते से खुश हो जाते हैं और उन्हें भी पसंद आ गया कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्विकली इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और ऑलमोस्ट 40 साल के लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर की शादी सिर्फ 16 साल के समांथा टार्ली से हो गई। तो शादी के बाद में 16 साल की समांथा टार्ली अभी लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर की पत्नी यानी कि लेडी ऑफ ओल्ड टाउन बन के हाईटॉवर के कैसल में रहने लगी। समांथा इस समय पर लेडी ऑफ ओल्ड टाउन तो थी ही बट उसी के साथ साथ वो ऑरमुंड के पहले वाले बच्चों की यानी कि लाइनल, मार्टिन, गारमुंड और बेथनी की सौतेली माँ एक स्टेप मॉम बन के भी वहां पे रहने लगी। अभी यहाँ पर एक बात गौर करने जैसी है, समांथा टार्ली इस समय पर सिर्फ 16 साल की थी तो दूसरे तरफ लॉर्ड ऑरमुंड हाईटॉवर का बेटा लाइनल हाईटॉवर इस समय पर सिर्फ 14 साल का था। अभी प्रिंस लाइनल हाईटॉवर मतलब ओल्ड टाउन का सबसे डैशिंग लड़का था और अपने बाप के पावर के वजह से वो पूरे ओल्ड टाउन में एक अलग ही स्वैग में, अलग ही वट में घूमता। 14 साल के लाइनल में इस समय पर जवानी का एक अलग ही गर्म खून था। वो वैसे काफी हैंडसम भी था और ओल्ड टाउन के कई लड़कियों के साथ उसके अफेयर रहते।
बट जब उसने अपने नए से आए सेक्सी पटाखा स्टेप मॉम को देखा तो वो भाई साहब उसके लिए ही पागल हो गया। यस, यू हर्ड इट राइट। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, बट ये प्यार लाइनल हाईटॉवर के लिए ऐसा अंधा था कि ये भाई साहब अपने बाप के बीवी से ही प्यार कर बैठा। अभी इसे प्यार, लव कहे या लस्ट कहे, जो भी कहे, बट इस लाइनल हाईटॉवर को कुछ भी करके अपने ही स्टेप मॉम के साथ में संबंध बनाने थे। लाइनल के अंदर पता नहीं कैसा इन्फैक्चुएशन, लस्ट भर गया था कि वो सीक्रेटली अपने ही स्टेप मॉम का यहाँ वहां पर पीछा करने लगा। यहाँ पर लाइनल हाईटॉवर अपने ही पिता ऑर्मुंड हाईटॉवर के नए दुल्हन समांथा टार्ली के आगे पीछे दौड़ना शुरू करता है और बिलीव इट और नॉट, कई बार उसने समांथा टार्ली को अप्रोच भी किया। अब लाइनल हाईटॉवर मतलब एकदम रेड फ्लैग से भरा हुआ बंदा था, बट फिर भी समांथा को वो उसे अटेंशन दे रहा है ये काफी पसंद आता। बट देन अगेन उसे ये भी ध्यान रखना था कि वो फिसल ना जाए। समांथा टार्ली इस समय पर लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन की पत्नी थी और उसी वजह से समांथा को लाइनल हाईटॉवर का अटेंशन पसंद आने के बावजूद वो कभी भी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। वो तो उसके बस मजे ले रही थी एंड ये चीज उल्टा लाइनल को और गुस्सा दिलाती और वो और ज्यादा ट्राई करने लगता। तो ऐसे समांथा और लाइनल की आंख मिचोली ऑलमोस्ट 2 सालों तक चली और लाइनल इसमें कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। बट देन 130 एसी में शुरू हो गया डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर और उस वॉर के एक बैटल में लाइनल के पिता लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटॉवर की मौत हो गई एंड जस्ट लाइक दैट प्रिंस लाइनल बन गया लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर ऑफ ओल्ड टाउन। लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटॉवर के मरने के बाद में पूरे ओल्ड टाउन में एक पीरियड ऑफ मॉर्निंग रखा जाता है, यानी कि एक मातम का समय रखा जाता है। और इस मातम के समय में तो वैसे कुछ नहीं हुआ, बट जैसे ही ये मातम का समय खत्म हुआ, अपने बाप को दफन करके यही कुछ 10 दिन हो गए, तो इस लाइनल हाईटॉवर ने वापस से अपने अभी विधवा हुए स्टेप मॉम पर चांस मारने की कोशिश की एंड दिस टाइम समांथा ने लाइनल को मना नहीं किया। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के पूरे वॉर में हाउस हाईटॉवर की पूरी धज्जियां उड़ी थी। उसका बाप मर गया था, बट इस स्टूपिड लाइनल हाईटॉवर को उसकी कुछ फिक्र नहीं थी। उसे अपने हाउस को बराबर से लीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे इंटरेस्ट था अपने स्टेप मॉम समांथा टर्ली के बाहों में जाके सोने का। अपने पिता के मरने के बाद में यही कुछ 10 दिनों के बाद में लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर के कैसल के सबसे टॉप फ्लोर पे, जहां पर सिर्फ लॉर्ड हाईटॉवर अपने बीवी के साथ सोता है, उस रूम में समांथा के साथ में रंगीन रातें गुजारना शुरू करता है। अभी समांथा टार्ली या कहूँ समांथा हाईटॉवर यहाँ पर एकदम ही होशियार, एकदम क्लेवर निकलती है। उसने अपने हुस्न का ऐसा जादू इस लाइनल पर किया था कि वो उसके लिए पागल हो गया था। समांथा जानती थी कि लाइनल के साथ संबंध बनाने के वजह से काफी सारे इश्यूज उसे इवेंचुअली फेस करने पड़ेंगे, बट उसके पास एक अलग लेवल पर पावर आएगी, क्योंकि उसके वो हुस्न के जादू से लाइनल को कठपुतली बनाकर नचा सकती है। समांथा न्यू दैट लाइनल विल डू एवरीथिंग दैट शी वांट्स, और इसी वजह से समांथा ने लाइनल को अपने बाहों में ले लिया और उसे पागल कर दिया। तो वैसे समांथा और लाइनल का ये अफेयर अभी इस समय पर एकदम गर्मा गर्म शुरू ही था, और इसी के बीच में डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर खत्म हो गया और ओल्ड टाउन में लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन का ये लेटर आ गया। अभी जैसे कि हमने जाना कि लाइनल हाईटॉवर ने जैसे ही ये लेटर पढ़ा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं ब्लैक्स के सामने जाके घुटने टिकाऊंगा। वो पूरे दरबार में ऐसी कुछ बातें करने लगता है कि वो अपने पिता ऑर्मुंड और पूरे हाईटॉवर्स की जो इज्जत गई है उसका बदला लेगा, और ऐसे कह के वो उस लेटर को फाड़ देता है। बट जैसे कि हमने जाना कि लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर के हरकतों पर
उसके डिसीजंस पर इस समय पर पूरी तरीके से समांथा टार्ली की जादू छा गई थी। समांथा ने एक तरीके से लाइनल को उसका कठपुतली बनाया था और यहाँ पर वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। एंड दैट्स हाउ टार्ली हमेशा से ब्लैक सपोर्टर रहे। जी हाँ, समांथा टार्ली के पिता लॉर्ड डोनाल्ड टार्ली और उसकी माँ लेडी जेन रोवन, जो खुद एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जिसके वजह से ही समांथा इतनी खूबसूरत हुई थी। तो ये जो दोनों हाउस टार्ली और हाउस रोवन है, वो एक्चुअली ब्लैक्स के सपोर्टर हमेशा से रहे थे और उसी के वजह से समांथा टार्ली खुद भी हमेशा से ब्लैक सपोर्टर रही थी और वो चाहती थी कि कॉर्लिस ने जो भी उस लेटर में कहा है, कॉर्लिस वैलेरियन ने जो भी डिमांड्स की है, वो पूरी होनी चाहिए। अब ऐसी चीजें समांथा टार्ली चाहती थी, बट लाइनल हाईटॉवर ऐसा नहीं चाहता था। तो क्या किया जाए? यहीं पर आती है किसेस। सेक्सी समांथा टार्ली की अदाएं और उसका हुस्न और उसकी किसेस यहाँ पर काम आती है। उस रात भी समांथा और लाइनल के बीच में बिस्तर में कुछ ऐसी सारी चीजें होती है कि लाइनल वापस उस रात भी उसके साथ शादी करने के लिए भीख मांगने लगता है। लाइनल हमेशा से ही चाहता था कि वो समांथा का हस्बैंड बने और वो ऑफिशियली एक साथ रहने लगे, ना कि ऐसे छुपके से वो मिलते रहे। तो जब लाइनल वहां पर समांथा से शादी करने के लिए बात करने लगता है, तब समांथा सीधा कहती है, ओके चलो मैं तुमसे शादी करती हूँ। अब ये सुनते ही लाइनल तो पागल ही हो गया, बट समांथा की यहाँ पर एक शर्त होती है। वो वहां पर लाइनल को उसके खुशी से रोकते हुए कहती है कि मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें नॉर्थ और रिवरलैंड्स के किसी भी लॉर्ड के साथ में बैटल नहीं करना, क्योंकि मैं और एक हस्बैंड को खो नहीं सकती। ऐसा कुछ सिडक्टिव अंदाज में कह के उसने लाइनल को अपने सीने से इस तरह से लगा दिया कि उस मोमेंट में लाइनल का दिमाग चलना ही बंद हो गया। एंड उसी समय उसने समांथा टार्ली के सभी शर्तों को हाँ कह दिया। उसे ओल्ड टाउन के भलाई के बारे में, ऑनर के बारे में उस समय पर कुछ भी ज्यादा सूझ नहीं रहा था। उसे बस इतना पता था कि समांथा उसके ऐसे करने से खुश होगी और उससे शादी करेगी। तो लिटरली अगले ही दिन सुबह सुबह लॉर्ड लाइनल हाईटॉवर अपने ओल्ड टाउन के दरबार में से एक रेवन को भिजवाता है, जिसमें वो लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन के सभी टर्म्स को एक्सेप्ट करता है, अग्रीइंग दैट हाउस हाईटॉवर विल बेंड द नी इन फ्रंट ऑफ एगॉन द थर्ड टारगेरियन। और तो और वो आयरन थ्रोन के पूरे गोल्ड को वापस लौटाने का भी शर्त मंजूर करता है। तो इस लाइनल हाईटॉवर और समांथा टार्ली के एकदम वेस्टरोस के लस्ट स्टोरी के बारे में मशरूम ने बहुत ही फनी अंदाज में कहा था कि जब लाइनल को लेटर मिला तभी उसके पास में दो ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज टू ऑनर हिज डेड फादर इन द ग्राउंड एंड सेकेंड ऑप्शन वाज लिविंग लाइफ इन ब्यूटीफुल वुमेन्स आर्म्स। तो यहाँ पर लाइनल हाईटॉवर ने अपने पिता के ऑनर को छोड़ के एक लव को अपनाया, या कहूँ लस्ट को अपनाया। जो भी है आई गेस एक तरीके से ये स्मार्ट चॉइस ही रहा, क्योंकि उसके वजह से वॉर कंटिन्यू नहीं हुआ। तो अभी ये सेक्सी सैम और लाइनल हाईटॉवर अपने स्टोरी में यहाँ वहाँ पर थोड़े बहुत आते ही रहेंगे, बट इनकी ये जो पूरी स्टोरी रही, उनका ये जो पूरा अफेयर था, उसकी खबरें इवेंचुअली सबको पता चली गई और पूरे ओल्ड टाउन में इसका एक बड़ा स्कैंडल हुआ। लाइनल और समांथा दोनों भी अभी एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे और वो दोनों भी शादी करना चाहते थे, बट ओल्ड टाउन के एकदम ही ओल्ड स्कूल हाई सेप्टन ने उनके शादी को ठुकराया। हाई सेप्टन ने सीधा कह दिया कि ऐसी शादी मतलब एक पाप है, दिस इज एन इंसेस्चुअल रिलेशनशिप जो सातों भगवान कभी मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों ने ऐसी शादी की तो ओल्ड टाउन में यहाँ वहां पर हंगामे हो जाएंगे, तो तुम ऐसे बिल्कुल मत करना। तो इस तरीके से बूढ़े हाई सेप्टन ने उनके शादी को ठुकराया था, उन्हें शादी उसने करने नहीं दी थी, बट उन दो प्रेमियों को कौन ही रोकेगा।
वो दोनों बिना शादी के ही एक साथ रहने लगे थे और उनके रंगीन रातों के 6 अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 9 साल में। बोथ ऑफ देम हैड 6 चिल्ड्रन इन जस्ट 9 years। इवेंचुअली स्टारी सेप्ट में एक नया हाई सेप्टन चुन के आता है और वो लाइनल और समांथा के अफेयर को ऑफिशियली शादी में कन्वर्ट करता है और आगे चल के जो भी हाउस हाईटॉवर का फ्यूचर बना वो बिलीव इट और नॉट वो इस लव स्टोरी में या कहूँ लव स्टोरी में से ही आया था। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये आज का एपिसोड देखने में भी मज़ा आया। ये एपिसोड वैसे काफ़ी स्पाइसी रहा था। आई एम श्योर आपने ये एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।